जी अस्सलाम वालेकुम and good afternoon from here. Okay. Right. अच्छा जी, यू आर ऑन लिसन ओनली मोड, ठीक है ना, यानी आप सुन सकते हैं मुझे, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क। कैसे? मैंने आपको यहाँ से म्यूट किया हुआ है, तो आप लोग बोल नहीं सकते, लाइक यू कैन नॉट स्पीक। ऐसे बोल सकते हैं लेकिन इधर वेबिनार पे नहीं बोल सकते, बट यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। आप लिख के सवाल पूछ सकते हैं जो बिल्कुल मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आपके सामने दोनों चीजें मौजूद होंगी, बॉडी लैंग्वेज भी एंड एट द सेम टाइम ये व्हाइट बोर्ड भी। Presenter. Okay. Thank you, Amar. Okay. All right. अच्छा, आपके पास when it's about exam focus point for P2, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, और उसके साथ जो उसका नॉर्मली रिक्वायरमेंट बी या रिक्वायरमेंट सी, उसमें ये सोशल, इन्वायरमेंटल और एथिकल इश्यूज उस पर बात करेगा एग्जामिनर। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे पहला अहम पॉइंट ये है, द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स P1, F1, F8, P7 एंड P2। P2 या जो आप लोग का स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है, SBR, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि P1 में नॉर्मली जो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो एथिक्स की वो बात करता है, वो बात करता है ज्यादा सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। लेकिन यहाँ पर जो ये बात करेगा वो सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे तो बात करेगा, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, इसको मैं कहूँ अकाउंटिंग, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल गिव यू द अकाउंटिंग इशू। अकाउंटिंग इशू देगा और फिर उसको लिंक करेगा विद द एथिकल थिंग, सही ना। एथिकल डिलेमा बनाएगा अकाउंटिंग, या मैं एक और टर्म यूज कर लूं, ऑडिटिंग। व्हेन इट्स अकाउंटिंग तो फिर ऑडिटिंग भी जाए उसके साथ, इट्स इम्प्लाइड। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के इशू को एथिक्स के साथ उसने सिंक्रोनाइज करना है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट इशू फर्स्ट एंड देन इट लीड्स टू एथिकल डिलेमा, ठीक है ना। तो ये याद रहे कि पहले उसने अकाउंटिंग का इशू और फिर उस अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के इशू उसको लिंक करना है, उसको जेल करना है उसने किसके साथ, एथिकल इशू, एथिकल डिलेमा के साथ। ये याद रहे, दिस इज स्पेशली फॉर P2 और जो अब आपका अपकमिंग जो कोर्स है विच इज SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। तो विद योर परमिशन लेट्स स्टार्ट। फिर यहाँ पर अभी नमाज का भी टाइम होना है। अच्छा, the difference, let's start with the first thing, the difference between accountant and professional accountant. The difference between accountant and professional accountant. एक अकाउंटेंट और प्रोफेशनल अकाउंटेंट, उसमें क्या डिफरेंस है एज पर ACCA, सही ना, हम तो ACCA की बात करेंगे। एज पर ACCA, एज पर ACCA यानी ACCA किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करता है बिटवीन एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो कि इंटर, अकाउंटेंट जो कि BCom, अकाउंटेंट जो कि MCom, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट जैसे आप चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? इट्स दीज 3 E's। ACCA 3 E's बयान करता है कि ये 3 E's ऐसे हैं which draw a fine line between an accountant and a professional accountant। वो कैसे हैं 3 E's? The first one is the examination. The second E is the experience. And the third E is ethics. Examination, experience and ethics। कि एक पहला डिफरेंस जो है वो एग्जामिनेशन का है। जाहिर है हमारी कोर्स आउटलाइन, हमारी कोर्स आउटलाइन, थैंक यू मलिक, हमारी कोर्स आउटलाइन और एक अकाउंटेंट इंटर BCom उसकी कोर्स आउटलाइन में फर्क होता है ना। द वे वी आर एग्जामिन्ड,
is totally different from their examination. एक दूसरा, once they are done with their examination they get a degree. बीकॉम की डिग्री आपको कैसे मिल जाती है? एक दफा आप बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 कर लो या एमकॉम कर लो तो you always get a degree और इंटर का सर्टिफिकेट मिल जाता है और हम कहते हैं he or she is an accountant. लेकिन जब when it's about professional accountant, whether it's ICAP, ICAW, ACCA, तो at the end of the examination, even if you complete all the papers, you need to have experience. Experience किसका? Under the supervision of a member of a professional body. कि आपको जैसे आपको 3 साल काम करना पड़ता है किसी प्रोफेशनल बॉडी का जो मेंबर होगा उसके अंडर, ठीक है ना? तो this experience thing that also create a difference between an accountant and a professional accountant उसमें. और तीसरी जो बड़ी अहम चीज है जिसको ये कहते हैं वो है इखलाकियात, एथिक्स. कि एक अकाउंटेंट जो है उसको ये प्रोफेशनल डिलेमास उससे नहीं गुजारा जाता, जबकि आप लोग एक अपना खुद ही एक कोर्स भी करते हो. वैसे तो अपने पास सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो एक अपना नहीं है 2 hours एथिक्स मॉड्यूल. मतलब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के बीच में जो डिफरेंस है, इट्स द एग्जामिनेशन, देन इट्स द एक्सपीरियंस, और जो मेजर जो क्रिएट करता है डिफरेंस वो है एथिक्स. एथिक्स जो है वो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन एन अकाउंटेंट एंड अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट. नाउ व्हाट इज एथिक्स? जो बच्चे लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं, असल में ये लेट है नहीं. आप बोलोगे यार 7 मिनट ही तो हुए, फिजिकल क्लास में तो 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं. लेकिन भाई ज़ाहिर है यही तो एक स्मार्ट क्लास है, ग्लोबल क्लास है, ऑनलाइन क्लास है कि विद जस्ट अ क्लिक यू आर इन द क्लास. सही है ना? वरना ये 7 मिनट तो है ना इस बात में लग जाते हैं कि बाल इस तरफ बनाने हैं या उस तरफ बनाने हैं आज है फिजिकल क्लास में जाने के लिए. एंड दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लास कि आपको ये नहीं सोचना. तो अभी ज़ाहिर है 2 बजे थे, हमने स्टार्ट ले लिया, क्लिक किया, मैं वाई कॉलेज, लेट द कॉलेज कम टू यू, कॉलेज आपके पास आ गया. सही है ना? तो ये बड़ी बात होगी. तो अब जो बच्चे लेट आए वो ये सोच रहे होंगे कि भाई 7 मिनट तो कुछ नहीं, 7 मिनट तो हो जाता है. नहीं, यहाँ पर नहीं होता 7 मिनट, ऑनलाइन में नहीं होगा 7 मिनट. फिजिकल क्लास में तो मैं खुद 15 मिनट लेट जाता हूँ. ठीक है. अच्छा ना, डिफाइन एथिक्स. जो लेट आए मैं उनको सिर्फ एक बात कह दूं कि भाई जो P2 के पेपर में जब वो एथिक्स का सवाल करता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अकाउंटिंग. सही ना? ये मैं बात फिर से कह दूं. जबकि P1 वगैरह में वो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग समटाइम कर भी देता है, लेकिन अमूमन वो सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज उठाता है जिसका अकाउंटिंग से लिंक ना हो. बट इन P2 अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग इट इज मैंडेटरी. वो पहले अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग उसको उठाएगा और उसके साथ वो इन्वायरमेंटल और सोशल इशू को जेल करके फिर रिक्वायरमेंट सी में आपसे एथिक्स का सवाल पूछेगा. यानी एथिक्स इज एक्चुअली फॉलोड बाय अकाउंटिंग, ये याद रहे. अकाउंटिंग कह लूं या रिपोर्टिंग कह लूं. ठीक है. अच्छा, नाउ डिफाइन एथिक्स. एथिक्स से मुराद क्या है? डिफाइन एथिक्स, अगर सिर्फ एथिक्स की बात करें तो इट्स द मॉरल प्रिंसिपल्स. मॉरल प्रिंसिपल्स, moral principles which guide your behavior. It's moral principles which guide your behavior, or the decision, when you take the decision between right and wrong, सही और गलत के बीच में फाइन लाइन ड्रॉ करना. और यही वो आपसे करवाएगा एग्जामिनेशन में कि शुड आई डिस्क्लोज और नॉट, शुड आई रिपोर्ट और नॉट. क्या मैं रिपोर्ट, क्या ये डिस्क्लोजर में ये एक्स डिस्क्लोजर दूं या वाई डिस्क्लोजर दूं? यही तो वो काम करवाएगा. डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में फैसला करना एज पर मोरालिटी, एज पर माई जजमेंट, एज पर माई एक्सपीरियंस. ठीक है ना? सही और गलत के बीच में फैसला करना. क्या मैं इस रिपोर्ट पे साइन कर दूं? क्या मैं ये कैश फ्लो फोरकास्ट बना दूं? क्या मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसमें इस अजम्पशन के साथ काम कर लूं? तो ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एथिक्स. एथिक्स इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट. समटाइम इसको यूं भी कहा कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा है बिटवीन यू एंड योरसेल्फ. कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन you as an accountant, you and yourself. आपका खुद के साथ एक मुआहदा होना, that is also called ethics. ठीक है. और इस वक्त असल में जो बड़ी अहम वजह बनी है ये एथिक्स की, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्या आप बोलें कि ये सिर्फ ड्यू टू पाकिस्तान दे हैव इंट्रोड्यूस एथिक्स. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ACCA इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन. ये एक ग्लोबल डिलेमा है. ठीक है ना? कि भाई क्या वजह बनी है ये एथिक्स पे आज इतना ज्यादा काम क्यों हो रहा है?
आप खुद सोच लें, आज से 10 साल पहले वी डिडंट यूज टू हैव दिस पेपर, P1 हमारे पास पेपर ही नहीं था। 2007 वो डेट ऑफ बर्थ है इसकी। ये जो आपका 2 आवर्स एथिक्स मॉड्यूल 2007 से पहले था ही नहीं। वी यूज टू हैव वन पेपर जो कि आईटी का पेपर होता था। देयर वाज नो P1 एंड देयर वाज नो दिस 2 आवर्स एथिक्स मॉड्यूल। ये दोनों चीजें नहीं थी। कितनी पुरानी बात करूं, आज से 11 साल पुरानी बात करो, 12 साल पर 2007 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब उसके बाद आप देखें P2 में भी सवालात बन रहे हैं, बाकायदा एक नया पेपर लाके खड़ा कर दिया एथिक्स पे, एथिक्स मॉड्यूल, उसमें इतने चेंजेस लाए। इवन इफ यू वांट टू डू दैट बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग ऑक्सफोर्ड प्लस डिग्री, तो उसके लिए भी कंपलसरी कर दिया एथिक्स मॉड्यूल। आपको अगर एसीसी की मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए वो एथिक्स मॉड्यूल और पीआर ये सब कंपलसरी किया। ये सारी बातें पहले नहीं होती थी। अब उसके पीछे व्हाट इज द रीजन? देखो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि आर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स दे आर नॉट टेक्निकली कॉम्पिटेंट। इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल कॉम्पिटेंस, तो टेक्निकली तो ये बहुत स्ट्रांग हो गए। टेक्निकल कॉम्पिटेंस तो वक्त के साथ साथ बहुत ऊपर जा रही है। सर वी शुड राइट दिस थिंग्स इन रजिस्टर, यू सेंड अस द फाइल एज ईमेल। भाई आप अब इसको ट्रीटेड एज अ फिजिकल क्लास, सही ना? फिजिकल क्लास ट्रीट करो। मैं आपके सामने हूँ, ये रहा व्हाइट बोर्ड, दिस इज द व्हाइट बोर्ड, ठीक है? ये रही मेरी पेन, ये मेरा मार्कर। तो इसको ट्रीटेड एज अ फिजिकल क्लास। और आप भी ज़ाहिर है अपने साथ रजिस्टर नोटबुक लेके बैठे, बिल्कुल उसी जैसे रिलैक्स हो। बस फिजिकल क्लास के सामने ये क्या, फिजिकल क्लास में आपको ऐसे बैठना होता है, चेयर पर बैठना होता है। अभी आप बेड पे लेटे हैं या काउच पे बैठे, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। अप्रिशिएट हम नहीं करेंगे, लेकिन लगा भी सकते हो सुट्टा, सही है ना? तो ये सारी चीजें, ये एक ऐसी क्लास है, इसमें पैसिव स्मोकिंग भी नहीं है, कुछ नहीं। रिलैक्स होकर आप जो चाहे करें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है? अच्छा, और मैं इसको वैसे इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि कुछ बच्चों का क्लैश भी है, तो अगर वो नहीं ले सके तो उनको विल सेंड द लिंक। व्हाट इज द रीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस P1 और ये जो 2 आवर्स एथिक्स मॉड्यूल? उसकी एक वजह ये तो भाई देखिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तो बढ़ती जा रही है, सही है ना? चाहे वो आईएएस बोर्ड में देखें या अपने ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स को देखें, और फिर साथ साथ उनका एक्सपीरियंस और उनकी लर्निंग, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्निकली दे आर कॉम्पिटेंट, टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऊपर जा रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है कि आर अकाउंटेंट्स नाउ डेज दे आर टेक्निकली वेरी कॉम्पिटेंट, बट बेचारे अनएथिकल। जितनी कॉम्पिटेंस ऊपर जा रही है उतने अनएथिकल इश्यूज भी ऊपर जा रहे हैं। और इसी वजह से इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान। देखें आपके सामने केसेस हैं, आपके सामने केस है एनरॉन। एनरॉन का केस रिपोर्टिंग का ही तो केस था, और क्या था? देयर वर अराउंड 3000 SPEs, स्पेशल पर्पस एंटिटीज, जो आप लोग P2 में पढ़ते हो, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन। नॉट अ सिंगल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड, सही है ना? यानी एनरॉन ने, और ये अपना शहर भी ह्यूस्टन भी एनरॉन का ही शहर है, सिटी ऑफ एनरॉन, 3000 स्पेशल पर्पस एंटिटीज बनाई हुई थी, जिसकी गारंटी एनरॉन ने ली हुई थी। और वो गारंटी की कोई डबल एंट्री तो बननी नहीं थी। तो जब डबल एंट्री बननी नहीं थी, तो सवाल ये है कि इट हैज टू बी डिस्क्लोज। भाई डिस्क्लोज तो होता ना, ये एक ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन थी। लेकिन उस टाइम कोई इस किस्म का लॉ ही नहीं था, सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, ऐसा कोई लॉ था ही नहीं। तो वहां पर जो उसका जो था, कौन था, जेफरी स्किलिंग, उसने क्या किया? उसने कहा भाई ये बातें बताने की जरूरत ही नहीं, ये बातें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये एक सबसे पहला इशू, एग्जामिनर आपके साथ एनरॉन का केस खेल सकता है, और अमूमन वो ऐसी ट्रांजेक्शन बनाता है कि भाई एक स्पेशल पर्पस एंटिटी है, लॉ इज साइलेंट, लॉ उस पर कुछ नहीं कहता। एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड यू डिस्क्लोज दिस स्पेशल पर्पस एंटिटी, और दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल भी उसको कभी कहेगा, एसपीवी भी कहता है, एसपीई भी कहता है और एसपीवी भी कहता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो भाई यस, अगर आप इखलाकी एंगल से देखें तो ये होना चाहिए, क्योंकि एनरॉन ने उसकी गारंटी ली हुई थी, सही है ना? तो उस गारंटी पर उसको रिपोर्ट करो। बल्कि यहाँ तक के वो ऐसे काम भी करता था, मैं इसी को, ये देखें एग्जाम फोकस पॉइंट बनाता हूँ, इसको मैं जरा इरेज करूंगा। अगर आपने ये कर लिया तो फिर मैं आगे जाऊँ। एग्जाम फोकस पॉइंट, ठीक है? यू हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन ए, एक इदारा आपने बनाया। इस इदारे को कोई लोन देने को तैयार नहीं है, कोई बैंकर, कोई फाइनेंस प्रोवाइडर इस इदारे को लोन देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्यों नहीं तैयार है? उसकी बहुत बड़ी वजह अगर हम बोल दें भाई, एक लेट्स से क्रेडिट रेटिंग, सही है ना? क्रेडिट रेटिंग। अब जब आप यहाँ की बात करते हो ना, क्योंकि आपका पेपर भी ग्लोबल पेपर है,
तो अगर आप यूएस की बात करते हो ना, तो हम जो अभी तक क्रेडिट रेटिंग सुनते हैं, इट्स ओनली अबाउट द कंपनीज। हम बोलते हैं भाई कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे रही है। लेकिन जब आप यूएस की बात करते हो ना, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ क्रेडिट रेटिंग। ईच एंड एवरी पर्सन, जैसे मैं हूँ, मेरी एक बकायदा मेरा एक नंबर होगा, वो नंबर डायरेक्ट किसी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। उस नंबर के तहत मेरा फॉरेन क्रेडिट रन होगा, और उसमें पता चल जाएगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर कैसा है। यानी ये टर्म जो यूज होती है ना, क्रेडिट स्कोर, और प्लस मेरी क्रेडिट हिस्ट्री, कि मैं कितने मैंने लोन लिए हुए, मेरी इनकम क्या है, डेट टू इनकम रेशियो क्या है। यानी क्रेडिट ब्यूरो वो सेकंड में कैलकुलेट कर, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा फाइनेंस का सिस्टम एफिशिएंट और स्मार्ट स्पीड अप है ही नहीं। ठीक है ना। जैसे आप अगर इफ यू गो टू नाइट सुपरमार्केट, तो आप क्या करते हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना नाइट सुपरमार्केट में या आगाज में जाके या कहीं भी। लेकिन यहाँ पर जितने इदारे हैं ना, जैसे वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट का अपना क्रेडिट कार्ड है। यानी इतने फाइनेंस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसा ऑब्टेन करना यहाँ बहुत चीप है। सही है ना। कॉस्ट, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत कम है, 0% या 1% इस तरह। तो अब ये पीछे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये इतनी स्ट्रांग है क्रेडिट ब्यूरो, कि वो जहां मैं जैसे वॉलमार्ट गया और मैंने वॉलमार्ट से कुछ सामान लिया, तो वॉलमार्ट मुझे ऑफर करेगा कि इफ यू अप्लाई फॉर आवर क्रेडिट कार्ड, विल गिव यू लेट्स से 10% ऑफ। तो यानी अब वॉलमार्ट के पीछे, वॉलमार्ट तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके पीछे कौन बैठे हुए होंगे, फाइनेंस प्रोवाइडर। तो अब उसमें इतना टाइम थोड़ी लगेगा, वो उसी वक्त मुझसे वो दो नंबर मांगेगा, वो मेरा कार्ड देखेगा, आईडी देखेगा, एंटर करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने कितनों से लोन लिया हुआ, मेरी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, मैं लोन पे ऑफ करने में कैसा हूँ, कितनी दफा मैं डिफॉल्ट हुआ हूँ, मेरा क्रेडिट स्कोर 600 है, 700 है, 700 प्लस है क्या है। वो एंटर करके उसको बता देगा सारी चीजें, और इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा। यानी किस तरह अप्रूव होगा, 5 मिनट के अंदर वो कार्ड निकालेगा, स्वाइप करेगा, दैट्स इट। आप सोचें कभी इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ वॉलमार्ट की बात नहीं, आप कोई गाड़ी खरीदनी है, आपने एक घर खरीदना है, $1,000,000 घर खरीदना है, इसी तरह होता है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट इसमें बैठेगा, वो एंटर डालेगा आपका नंबर और चेक कर लेगा, दैट्स इट। अब चेक कर देखें क्या, अब यहाँ पर जरा एक इखलाकी मसला देखें। ये है ऑर्गेनाइजेशन ए, दिस ऑर्गेनाइजेशन ए इज लुकिंग फॉर अ लोन, ये लोन लेना चाहती है किसी बैंकर से या जो भी फाइनेंस प्रोवाइडर से। सही है ना, कई हजारों फाइनेंस प्रोवाइडर से। लेकिन इसकी क्रेडिट रेटिंग जो है ना, इट इज डाउटफुल, ये बिल्कुल डाउटफुल है। तो अब क्या करें। अब इसने क्या किया, इसने एक स्पेशल पर्पज एंटिटी बना ली, एक एसपी बना ली, स्पेशल पर्पज व्हीकल बना ली। यानी वो इदारा असल में इसका अपना इदारा ही है। लेट्स से मिर्चाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक और इदारा क्रिएट कर दे, और उसका नाम रख दे धनिया वाला, पुदीना वाला, कोई भी नाम रख दे। अब मसला ये है कि वो जो स्पेशल पर्पज एंटिटी है ना, उसकी अगर कोई नेगेटिव हिस्ट्री, पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं है, तो उसकी कोई नेगेटिव हिस्ट्री भी नहीं है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ इदारों में, कुछ ममालिक में, कुछ रीजन्स में इन द प्लैनेट लोन लेना बहुत आसान है। तो ये स्पेशल पर्पज एंटिटी को वो सामने रखेगा, इट इज अ सेपरेट एंटिटी, और ये लोन एक्वायर कर लेगी किससे, उस बैंक से। बैंक से लोन ले लिया इसने, और उसके बाद इस स्पेशल पर्पज एंटिटी में डायरेक्टर्स तो अपने ही बैठे हैं, और यही काम तो एनरॉन कर रहा था, कि अपने जो गंदे एसेट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ए से ट्रांसफर होके जाएंगे इसकी बैलेंस शीट में, और इसके जो लिक्विड एसेट्स हैं वो ट्रांसफर होके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन ए में। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात, अब देखें यहाँ पर ये बात तो हो सकती है ना, ये बात तो हो सकती है कि क्या ये स्पेशल पर्पज एंटिटी बनाना ठीक है, तो बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ए के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नजर आती है कि हाँ यार, एक इदारा दूसरा बना और आगे से लोन ले लो और वो लोन खुद यूज कर लेना। लेकिन अगर आप इफ यू लुक एट, मैं इसको इरेज करूं या मैं अगर ये देखूं, अगर आप इसको ओवरऑल, इसको आप लोग एक टर्म यूज करते हो पब्लिक इंटरेस्ट में देखो, अगर मैं इसे, या मैं इसे वाइडर स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव में देखूं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द रिस्क, मैं रिस्क बढ़ा रहा हूं इस बैंकर का, इस फाइनेंसर का मैंने रिस्क बढ़ा दिया। या जिसके लिए आप लोग F8 में भी पढ़ते हो, जो ये चीज पढ़ते हो ना, इंटेग्रिटी, ये टर्म सही यूज करनी होगी, सही है ना। यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑब्जेक्टिविटी या कॉन्फिडेंशियलिटी या प्रोफेशनल, नो, दिस इज द ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। ये इंटेग्रिटी का ब्रीच हो जाएगा कि आप डिसऑनेस्ट बात कर रहे हो, यानी असल में रियल टर्म में लोन आपको चाहिए, लेकिन सामने रख दिया आपने स्पेशल पर्पज एंटिटी। तो दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इस तरह हो सकता है कि वो एक एसपी आगे बना दे। अच्छा, और एक तो ये वाली बात, ये एक सिनेरियो आप नोट कर लें इसको, ठीक है ना, ये वाला सिनेरियो।
कि उस स्पेशल पर्पस एंटिटी उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी कि भाई ये किस मकसद के लिए, यानी रियल टर्म में किस मकसद के लिए लोन लिया। और इवन इफ यू आर टेकिंग अ गारंटी, अगर आप गारंटी ले रहे हो तो उस गारंटी, वो गारंटी क्या है, दैट्स एन ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन। तो वो ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो। जब पेपर दे रहे हो ना, तो उस टाइम पे ये ख्याल रखना कि आपसे बड़ा इखलाकी कोई नहीं है, वेदर इट्स P3, चाहे वो बड़ा कमर्शियल पेपर होता है, बट स्टिल आपको अलाइन करना पड़ेगा। P1 में तो आप होते ही इखलाकी हो, और P2 में भी आपने इखलाकियात को ही सामने रखना है। दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन सिनेरियो। ये बन सकता है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल का, स्पेशल पर्पस एंटिटी का, कि उसको सामने रखा एंड देयर इज अ मटेरियल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज, वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, और एक स्पेशल पर्पस एंटिटी सामने बना दी। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर एक और मिसाल देता हूँ, सही है ना, जो यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिकल चलती भी तो दुनिया में इस वक्त चल रही है, ये वाला इशू, तवज्जो चाहिए, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशू। जरा गौर से देखना, क्योंकि ये भी आपका एग्जामिनर पूछता रहता है। लेट्स से, वैसे ये बात सच है, ये हकीकत बात कर रहा हूँ, ये आ गई आपकी वॉलमार्ट। देखो, वॉलमार्ट के लिए कोई भी ऐसा काम करना विच इज अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, विच इज अगेंस्ट द सोशल मोरालिटी इशू, इट्स नॉट इजी। इतना बड़ा इदारा है कि इसके लिए इतना आसान नहीं है कि ये कोई भी ऐसा काम कर ले, स्पेशली व्हेन यू आर इन द डेवलप्ड नेशन। तो यहाँ पर तो हर बात में भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, लैंडफिल पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, कार्बन एमिशन पे, इस पे तो बहुत सारे लॉज हैं। अब वॉलमार्ट बोलता है यार मैं करूं तो क्या करूं, मुझे भी इलीगल लड़के तो हायर करने, मुझे लेबर तो हायर करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइल्ड लेबर, मैं सिर्फ लेबर, ठीक है ना, मुझे इलीगल लेबर तो हायर करनी है। तो अब उस इलीगल लेबर के लिए मैं क्या करूं, तो इसने ये किया कि इसने कहा, इसने भी एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बना दी, क्योंकि हर जगह आपको लीगल लेबर नहीं मिलती, ठीक है ना, कहीं पे आपको रखना पड़ता है बराबर हमसाया मुल्क का, जैसे अपने अफगानी होता है, ऐसे इधर मैक्सिकन होता है, उसको रखना पड़ता है। अब उसके बाद वर्क परमिट तो होता नहीं, और ये टोटली इलीगल है। अब अगर वॉलमार्ट ये लेबर को डायरेक्ट हायर करे, तो वॉलमार्ट के जो कॉर्पोरेट इमेज है ना, वो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये बात आ गई मीडिया में तो खत्म ही हो जाएगा, जैसे कोलैप्स कर गया। तो वॉलमार्ट क्या करेगी, वो एक स्पेशल पर्पस एंटिटी एक क्रिएट करवाएगी, या अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से क्रिएट करवाएगी, और उस स्पेशल पर्पस एंटिटी की एक्टिविटी क्या होगी, उसको बना देंगे एक HR फर्म, हाँ, या एक ऐसी फर्म विच प्रोवाइड्स लेट्स से अनस्किल्ड वर्कर्स, से अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड। ये जो स्पेशल पर्पस एंटिटी है जिसका नाम है XYZ, ये दबंग तरीके से, खुले तरीके से ये हायर करेगी इलीगल लेबर, हायर करेगी अपने पेरोल पे। ये कर लिया इसने, ये स्पेशल पर्पस एंटिटी। Walmart will have a contract with this special purpose entity to provide seasonal labor, कि भाई अभी जैसे इस वक्त क्रिसमस है या हेलोवीन है या ब्लैक फ्राइडे है, तो मुझे लेबर की जरूरत है। तो वॉलमार्ट डायरेक्टली उस इलीगल लेबर को हायर नहीं करेगी, बल्कि वो स्पेशल पर्पस एंटिटी जो होगी ना, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो HR फर्म होगी, वो उससे कहेगी मुझे एम्प्लॉइज दो, और उसके साथ वो ट्रांजेक्शन कर लेगी। अब अगर इनकेस कल फ्यूचर में एक क्वेश्चन उठता है, आवाज आती है कि भाई इलीगल लेबर वर्किंग इन वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट क्या बोलेगी कि भाई आई हैव नॉट हायर्ड दीज लेबर, दिस स्टाफ डायरेक्टली, मैंने किसको हायर किया था, आई हायर्ड दिस स्पेशल पर्पस एंटिटी, ये जो XYZ फर्म है इसको मैंने हायर किया था। और ये XYZ फर्म जो है ना, इसका तो वैसे कोई कॉर्पोरेट इमेज नहीं होगा, ये तो बने और डूबे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करेगी, ये आगे जाके उस इलीगल लेबर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, यानी जो कुछ भी पेनल्टी, या अगर कोई इनकेस अगर इसको बैंकरप्ट भी किया जाता है, कोलैप्स किया जाता है, तो इसको कोलैप्स कर दिया जाएगा, और वॉलमार्ट अपनी जगह चलता रहेगा, बोला हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने केस है, मार्क्स एंड स्पेंसर का केस, जो बांग्लादेश में फैक्ट्री गिर गई थी। तो अभी इस वक्त जो ग्लोबल इशू चल रहा है वो यही इशू है ना, कि जितने ये इदारे हैं उनके ऊपर यही रिस्ट्रिक्शन रखी है कि वेन एवर यू डू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लेट्स से, अब ये एग्जाम फोकस, ऑफ शोरिंग डिसीजन, आप कोई भी ऑफ शोरिंग डिसीजन ले रहे हो, ऑफ शोरिंग डिसीजन क्या, पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन करवा रहे हो, बांग्लादेश में कोई, वियतनाम में, कहीं भी आप कोई प्रोडक्शन करा रहे हो, ऑफ शोरिंग डिसीजन ले रहे हो, तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट योर इंटरमीडियरी, योर सप्लायर, जो भी आपका सप्लायर है, वो सोशली, यानी लेट्स से वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो, सही है ना, लेट्स से वो चाइल्ड लेबर वो हायर ना करता हो, ठीक है ना, लेट्स से वो, अभी मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पे एक दो बात कर दूंगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है ना, और उसकी ये स्वेट शॉप कंडीशन, ये सारी चीजें ठीक हो। तो अभी इस वक्त ग्लोबल इशू इन ब्रांड्स पे यही आ गया है कि वेन एवर यू डू एग्रीमेंट, वेदर इट्स आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट
offshoring decision with Pakistan, with Bangladesh, dealing with any supplier, any intermediary, तो आपको ये इंश्योर करना है, you'll have to ensure that your supplier is also socially and environmentally friendly. मतलब ये आपके ऊपर लाजिम है कि आपने ये काम करना है। तो वो इसी वजह से एक एथिकल जो इशू आता है वो यही आता है इसमें कि ये लोग क्या करते हैं, ये इसके अंदर ये वाली पहले तो यही गेम खेल लेते हैं कि बोला हमें क्या पता, हमने तो पाकिस्तान से प्रोडक्शन कराई, ज़ारा तो यही बोलेगा, अरमानी तो यही बोलेगा कि बोला हमने तो भाई इनसे प्रोडक्शन करवाई, इन्होंने प्रोड्यूस करके दे दिया, हमें क्या पता था ये चाइल्ड लेबर भी हायर कर रहे हैं। और वैसे अगर एक एंगल देखा जाए तो दे आर राइट। वो बोलते हैं हमें इससे मतलब भी क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, वी वांट रिडक्शन कॉस्ट प्राइस, दैट्स इट। हमें है ना, हमें तो वी वांट स्मार्ट वर्किंग, हम तो भाई पाकिस्तान से काम इसलिए करवाना चाहते हैं कि वहां पर सस्ता काम हो रहा है, दैट्स इट। हमें इससे क्या मतलब कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी कौन है, उनके बैंकर कौन है और वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली वी नीड रिजल्ट। लेकिन ये कहते हैं कि इतने मासूम ना बनो, असल में तुम लोग ही प्रेशर डालते हो कॉस्ट का, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो चाइल्ड लेबर को हायर करते हैं, ठीक है ना। या फिर वो जो उनकी अपनी वर्किंग कंडीशन वो इतनी अच्छी नहीं होती, सही है ना, अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क नहीं होती। और स्पेशली देखो जो ऑफशोरिंग डिसीजन होते हैं, ये प्रैक्टिकल बात भी है, ऑफशोरिंग डिसीजन अमूमन होते ही अंडर डेवलप्ड नेशंस के साथ है। क्या ख्याल है कि भाई अंडर डेवलप्ड नेशन में तो आपको ऐसी रिसोर्स मिलेगी जो आपकी कॉस्ट को कम करेगी। तो इस तरह का एक एथिकल इशू वो बना सकता है एग्जामिनेशन में कि एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर को ये बात पता है कि वो जो ऑफशोरिंग डिसीजन कर रहा है एंड इट इज कॉस्ट फ्रेंडली, उसको लग रहा है कि हाँ यार मेरे लिए कॉस्ट और कमर्शियली इट्स अ वायबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपका इदारा, यू आर द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको लगता है कि यार इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और हमारी बॉटम लाइन अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा, शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, वो गेम पूरी बना देगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगी और जो डायरेक्टर और उसकी वाइफ है उसके पास उसके शेयर्स भी मौजूद हैं जिसको उन्होंने इस साल के एंड में डिस्पोज ऑफ भी करना है, वो ये सारे काम करवा सकता है, सारे काम वो आपके साथ है ना एग्जामिनेशन में बना के दे देगा और अल्टीमेटली आपको बोलेगा कि इट इज कमर्शियली वायबल एंड यू कैन टेक ऑफशोरिंग डिसीजन। लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि उसके अंदर चाइल्ड लेबर वाला मसला है, या एक और मसला उठाते हैं। अच्छा इन्होंने क्या लिखा, सर एसपी या डीलिंग करने से कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज खराब नहीं होता, एसबी नो कि वो इलीगल काम भी कर सकते हैं। हर स्पेशल पर्पस एंटिटी तो नहीं करती ना भाई, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, एक सेपरेट कंपनी है, मुझे क्या पता था कि ये सेपरेट कंपनी इस तरह इलीगल लोगों को हायर कर रही है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। असल में सम टाइम अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो, अगर एक तो एग्जाम वाली बात है वो तो ठीक है, उसमें तो आप बच के निकल जाओगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है ना उसके अंदर मसला ये है कि रेगुलेटर्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड, रेगुलेटर्स को भी ये बात पता होती है कि असल में गेम हो क्या रही है, कि इतना इलीगल बंदा मौजूद है जिसको जॉब तो देनी, अब वो इलीगल बंदों को जॉब किस तरह दे, ये तो अपने नाम से देंगे नहीं, तो ये बीच में उनको रख लेते हैं। इसी तरह ऑफशोरिंग तो करानी है, ऑफशोरिंग तो होगी, लेकिन वो ऑफशोरिंग इस तरह होगी कि बीच में इंटरमीडियरीज और एजेंट रख लिए जाएंगे और वो एजेंट आपको उसके साथ एंगेज कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक इस तरह एक और एथिकल इशू, एग्जाम फोकस मैंने सोशल पे आपको दे दिया, एक अकाउंटिंग पे, अब एक लें इन्वायरमेंट पे, ये बड़ा इस वक्त का बड़ा जबरदस्त इशू है ये इन्वायरमेंटल इशू। अब ये मैं बात कर रहा हूँ इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इशू, वो इशू ये है, इसकी मिसाल ले लेते हैं ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस क्योंकि ये शहर भी ऑयल एंड गैस का, तो इसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको, ऑयल एंड गैस कंपनीज जो आपसे बाय करती हैं अमूमन पाकिस्तान से, बांग्लादेश से एक चीज बाय होती है, ये जो सफाई के कपड़े होते हैं ना, सही है ना, ये जो सफाई के कपड़े होते हैं वो असल में लिए यहीं से जाते हैं, सही है ना, जो यहीं से लिए जाते हैं और वही जो सफाई के कपड़े हैं वो जाके क्या होंगे भाई, वो उन्होंने वहां जाके धुलेंगे या बनेंगे और फिर यहाँ पर आके इस ऑयल एंड गैस कंपनी को दिए जाते हैं। अब चक्कर ये होता है कि ये जो ऑयल एंड गैस कंपनी है, जरा गौर से सुने, ऑयल एंड गैस कंपनी जो है वो जब वो यूज कर लेती है ना, वो उस कपड़े को इस्तेमाल कर लेगी तो उस कपड़े के अंदर क्या लग जाता है, ऑयल लग जाता है, ग्रीस लग जाती है। अब आप हो एक सप्लायर या मैं कहूँ आप एक वेंडर हो, इन्हीं के आप सप्लायर भी थे, आपने इन्हीं को ये कपड़ा बेचा था ऑयल एंड गैस को, और अब यही ऑयल एंड गैस कंपनी से आप जाके वो कपड़ा वापस लेने गए कि भाई जो तुमने ऑयल लगा दिया उस कपड़े पे, अब वो पुराना कपड़ा हमें दे दो, हम उसको फिर से यूज करेंगे, हम इसको फिर से धुलवाएंगे, पाकिस्तान जाते हैं बाकायदा वॉश होने, पाकिस्तान धुलेंगे वापस आएंगे और उसके बाद फिर हम आपको बेचेंगे, तो आप बन गए उस कंपनी के कस्टमर। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला सुने, अब मसला ये है
कि वो कंपनी जो ऑयल एंड गैस कंपनी है वो आपको वो डर्टी, मैं डर्टी बोलूं, डर्टी या ग्रीसी ओल्ड यूज्ड क्लोथ आपको नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? अब देखिए यहाँ पर एथिकल इशू। वो आपसे बोलेगी कि ये जो तुम ऑयल वाला कपड़ा मुझसे लेके जाओगे, इस कपड़े का ऑयल, इस कपड़े को तुम कहाँ यूज करोगे? ये तो पहले बताओ। ये जो तुम, हम तो तुम्हें गंदा कपड़ा दे देंगे उठा के, इतना इतना बड़ा इदारा है ये, जैसे श्लम्बर जो है इस तरह है ना, तो ये तो हम तो तुम्हें इतना सारा कपड़ा देंगे, लेकिन तुम उसको कहाँ यूज करोगे? तुम जाके इधर उधर फेंक दोगे, सही है ना? या फिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मशीनरी है जो ऑयल अलग करेगी, और अगर ये पुराना कपड़ा है तो फिर वो जो लैंडफिल, कि इसको किस जगह जाके तुम डिस्पोज ऑफ करोगे, इवन अगर इसको किसी दूसरे मुल्क भी ले जा रहे हो तो वहां जाके उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करोगे, ये बात भी मुझे बताओ। तो ये सारी रिपोर्ट आपको उसको करनी पड़ेगी, और इसके लिए बाकायदा लेट्स से लाइसेंसिंग, वो भी, फिर आपको वो मशीनरीज वो भी बतानी है कि भाई वो कौन सी मशीनरीज हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन में इस तरह का कोई इन्वायरमेंटल इशू वो खड़ा कर सकता है। अब देखो, चाइल्ड लेबर की बात नहीं हो रही, दैट वाज अ सोशल इशू, ये इन्वायरमेंटल इशू है कि एक इन्वायरमेंटल रिपोर्ट बनानी है, जो कि आप लोग ऑडिटिंग में P7 जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा, या जो P1 पढ़ते हैं, कि एक इन्वायरमेंटल रिपोर्ट बनानी है, एंड यू हैव योर ऑडिट फर्म, आपकी एक अपनी ऑडिट फर्म है, आपने उससे वो इन्वायरमेंटल और सोशल रिपोर्ट साइन ऑफ करवाई। क्यों साइन ऑफ करवाई? क्योंकि वो ऑडिटर, वही अगेन ऑब्जेक्टिविटी उसकी इंपेयर करवाई, कि उसके साथ इंडिपेंडेंस का इशू है, उसको आपने एक्स्ट्रा ब्राइब किया कि भाई ये पैसे मुझसे लो, तुम मेरे लिए एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट बना के दो कि वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वो किसी किस्म की भी कोई एनवायरमेंटल रिपोर्ट है, कोई इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के तहत मुझे क्या बेनिफिट होगा? मुझे ये बेनिफिट होगा कि मैं आगे कस्टमर से ये सारा कपड़ा ले सकूंगा। यानी अगर मेरा इदारा ये शो करेगा अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि यस वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, पिछले साल इतना ऑयल था उसको हमने इतना डिस्पोज ऑफ किया, इतना वेस्टेज रेट था उसको हम इतना एफिशिएंट हुए, इतना वाटर वेस्टेज रेट था वो हमने ऐसे खत्म किया, तो इस तरह का भी एक एग्जामिनेशन वो केस बना के आपको दे सकता है। ठीक है, अब मैं जो काम की बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अमूमन उसने करना यह है कि वो आपको देगा टेंशन, टेंशन बिटवीन टू रोल्स। वो दो रोल्स में आपको टेंशन देगा। नंबर वन रोल इज दी प्रोफेशनल अकाउंटेंट। पहला रोल वो आपको देगा कि यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, यू आर द मेंबर ऑफ ACC और ICW। सर हमने जो क्वेश्चन आए गए थे, दे विल बी लाइक वी वर आस्क्ड इन P1, लेकिन उसका अकाउंट, मलिक उसका ताल्लुक अकाउंटिंग से होगा, सही ना? उसका ताल्लुक रिपोर्टिंग से होगा या ऑडिटिंग से होगा, P2 में लाजिम। ठीक है, एक नंबर वन प्रोफेशन, एक वो रोल आपको क्या देगा कि रोल ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, दैट यू आर अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, लिख देगा ACC। सेकेंड रोल वो आपको देगा रोल ऑफ एम्प्लॉय, यानी यू आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दो रोल के दरमियान वो आपको टेंशन देगा, टेंशन बिटवीन द रोल ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड बिटवीन द रोल ऑफ एम्प्लॉय। तो अब जब आप रोल ऑफ एम्प्लॉय की बात करोगे, तो एम्प्लॉय के रोल में व्हाट इज द अल्टीमेट इंसेंटिव? आप एजेंट किसके होते हो? आप एजेंट होते हो एजेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉलो किसको करते हो? कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हो, जो कि इदारे ने सेट किया। ख्याल रखें, जो ACC ने सेट किया वो नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और मोटिव आपका क्या होता है? जो सबसे अहम चीज होगी वो होगा बॉटम लाइन, जिसको हम कहते हो प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दिस इज द मोटिव इन द रोल ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के रोल में आपका यही मोटिव होता है, ठीक है ना? एम्प्लॉय के रोल में आपका यही मोटिव होता है। बट व्हेन इट्स अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जब प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात होगी, तो अब आपका मोटिव क्या होगा? जब आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनोगे तो सबसे पहली बात, अब आपने फॉलो करना है ACCA कोड ऑफ एथिक्स, यानी वही इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, सही है ना? अब आप फॉलो क्या कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट? कोड ऑफ एथिक्स। इसी तरह, और अब आप एजेंट किसके हो? अब आप एजेंट किसके हो? अब आप एजेंट हो सोसाइटी के। अब आप एजेंट हो सोसाइटी के। अच्छा, मोटिव क्या है अब आपके पास? उसमें मोटिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मटेरियल गेन, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। इसमें मोटिव क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट इज द मोटिव। हाँ जी,
पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें क्या आ जाएगा, मोटिव आ जाएगा। ये दोनों पहले इन दोनों का डिफरेंस लिख लें कि एग्जामिनर जो है ना वो अमूमन आपको टेंशन देगा बिटवीन दीज टू रोल्स, रोल ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड रोल ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का रोल और प्लस प्रोफेशनल अकाउंटेंट का रोल। एक में मोटिव प्रॉफिट है, दूसरे में जो आपका मोटिव है और जो आप ओथ ले चुके हो दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट, कि आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये तो आपके कोर्स में असल में ये अकाउंटेंट दे रहा है, वरना प्रोफेशनल में डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं आपके, ये लॉयर्स हो गए, प्रोफेशनल हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, सही ना, सीएफएज हो गए आपके, एनालिस्ट हो गए, ये सब प्रोफेशनल में आ गए। लेकिन अपने कोर्स में ये सब नहीं आएंगे, वी हैव ओनली प्रोफेशनल अकाउंटेंट, क्योंकि अपना अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का कोर्स। वरना जब आप डॉक्टर से पूछोगे ना कि इन एमबीबीएस डू यू स्टडी एथिक्स, वो बोलेंगे यस। आप सीएफए के स्टूडेंट से पूछो, लेवल 1 में ही एथिक्स पढ़ाते हैं। आप लॉयर्स एलएलबी जो कर रहे होते हैं उनसे पूछे, वो बोले हमें भी एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अपने कोर्स में अपने को सिर्फ अपने जो अकाउंटिंग से रेलिवेंट एथिक्स उस पर बात करेगा और उस पर केस बनाना है उसने, सही। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम फोकस बनाता हूँ, एक और एरिया। आपको पता है अपने एसीसीए के जो प्रोफेशनल पेपर्स हैं, ये बड़ी अहम बात, इस पर लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी। एसीसीए के जो प्रोफेशनल पेपर्स हैं उसकी सबसे खास बात यह है कि जो क्वेश्चन बनता है ना, हाँ भाई फराज नदीम आईसीडब्ल्यू भी, वो भी साथ है, आप लोग बैठे हो ना आईसीडब्ल्यू भी। अपने जो प्रोफेशनल पेपर्स हैं दे आर, द एग्जामिनर्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, दैट व्हेन दे एक्चुअली दे डोंट मेक क्वेश्चंस, जो सीधे लफ्जों में बोलूं ना, दे डोंट मेक क्वेश्चन, वो सवाल बनाते नहीं है, वो उठाते हैं रियल सिचुएशन को उठाते हैं और उसको उठा के फिट कर देते हैं, सही है ना, यानी वेरी क्लोज टू रियल सिनेरियो, बिल्कुल रियल सिनेरियो से उसको क्लोज कर देते हैं। यानी जो चीज प्रैक्टिकल हो रही है, जैसे मैंने अभी कहा ना बांग्लादेश में फैक्ट्री का गिरना, वो आई मार्क्स एंड स्पेंसर वाला केस, या जैसे एनरॉन का केस है, या इसी तरह जैसे मैंने लैंडफिल इसकी बात की ये वाला केस, या ये जैसे वॉलमार्ट और इलीगल लेबर का केस, ये सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं, सही है ना। तो ये बड़े क्लोज हैं उन रियल सिनेरियो से, वही केस वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके दे देते हैं। मैं आपको इसीलिए चाह रहा हूँ कि जो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ना उसको देखें। अब एक एग्जाम फोकस पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। आपकी यू हैव लेट्स से अ टायर शॉप, a big tire shop, a chain of tire shops, a chain of a group of tire shops। तवज्जो से, आपके पास जो है वो क्या है, चेन ऑफ टायर शॉप्स है। अब चक्कर ये है, ये मैं बात कर रहा हूँ अब फिर यूएस की, हाँ क्योंकि ग्लोबल पेपर है भाई अब आपका, सही है ना, अब जरा सुने। टायर शॉप अपने यहाँ पाकिस्तान में ये होता है, इसको जरा सुने, इसमें अभी हम डायरेक्टर की है ना शेयर होल्डिंग बनाएंगे, हम पूरा एक सिनेरियो बना के देते हैं और जो हो भी रहा है प्रैक्टिकल हो रहा है। पाकिस्तान में क्या होता है, जब गाड़ी आती है टायर शॉप पे, टायर निकाले जाते हैं पुराने, नए लगाए जाते हैं और पुराने टायर रोड पे फेंक दिए जाते हैं, या कोई इस्तेमाल कर लेता है, या गंदे बच्चे उसको डंडी मार मार के चलाते हैं रोड पे, सही। इसका मतलब यूज टायर पे देर आर नो लॉस, कोई रेगुलेशंस नहीं, सही है ना, कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन उस पर आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक छोटी सी भी टायर शॉप खोलोगे तो आपके पास आएगा ऑफिसर, रेगुलर ऑफिसर्स आएंगे आपके पास, और रेगुलेटर्स आपके पास रेगुलर आएंगे। वो आपसे ये बोलेंगे कि जरा ये बताओ इस साल इस महीने सेल कितनी की, तो सेल आपके पास नजर आ रही होगी 1000 टायर्स की, तो आपसे पूछेगा ये बता दो 1000 पुराने टायर्स किधर है, जल्दी से ये बताओ। तो अब वो जो पुराने टायर्स होते हैं ना, अब जरा गौर से सुने, यूज टायर्स के लिए बाकायदा स्पेशल कंपनीज हैं जिनके पास लाइसेंस्ड है, वो कंपनीज आती हैं आपके पास, और जो आपके पास यूज टायर पड़े होते हैं, पुराने टायर्स, सही है ना, जो आपने यू टेकन आउट फ्रॉम द कार्स, वो जो टायर्स आपके पास पड़े होते हैं वो आपसे लेके जाती हैं, और हर टायर पे आपको $1.5 देना पड़ता है उनको, यूएस डॉलर 1.5। देखो पुराना टायर भी देना पड़ता है और $1.5 भी देना पड़ता है कि $1.5 लो और इसको जाके आप डिस्पोज ऑफ कर देना, सही है ना। ये वो कंपनीज होती हैं जो आके
वो टायर लेती है। ठीक है, आप बाकायदा उसको पेमेंट करते हो, उसका प्रूफ भी रखते हो, और जब वो टायर्स लेती है ना आपसे, तो आपको एक्नॉलेजमेंट वो रिसीट भी देती है। अब कल आपके पास एक ऑफिसर आता है, वो बोलता है भाई बताओ कितने टायर बेचे, 1000 टायर बेचे। तो वो आपसे बोलेगा पुराने 1000 टायर कहाँ गए, तो आप उसको बताओगे ये देख बेटा 1.5 into 1000 ये पेमेंट भी की है, और साथ साथ ये जो रिसीट है ना ये भी मैंने ली उससे। अब यहाँ पर एक गेम हो सकती है, वो गेम क्या हो सकती है आपको पता है? पुराना टायर जो है ना वो इस्तेमाल होता है, मैं अब सिचुएशन बनाता हूँ। पुराना टायर अमूमन कंटेनर भर के आते हैं पाकिस्तान, ये यूज होता है, ये डीजल ऑयल इसमें भी इस्तेमाल होता है, सही ना, उस पुराने टायर रबड़ से ही निकालते हैं। अब चक्कर ये है कि ये जो टायर शॉप है ना, जो मैंने कहा चेन ऑफ टायर शॉप्स, आप आपको एक ऐसा सिचुएशन दे दी जाए जिसमें ग्रुप ऑफ टायर शॉप्स, वो सीरीज से आपके पास स्टेट टू स्टेट आपके पास टायर शॉप्स पड़ी है, ठीक है। अब उसमें यूज टायर कितना निकलता होगा? आपने क्या किया, आपने एक कंपनी, या तो एक कंपनी फॉर्म ही कर ली ऐसी जो असल में आके आपसे टायर लेगी। अच्छा, मुल्क का मकामी कानून कहता है कि इस टायर को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन आपका मोटिवेशन क्या है? आपने कहा नहीं, हम इन टायर्स को भेजेंगे पाकिस्तान, हम इन टायर्स को भेजेंगे पाकिस्तान, और वहां जाके हम इसको इस्तेमाल करवाएंगे, जो भी इसका कोई बाय प्रोडक्ट बनती है एक्सवाइजेड जो कुछ भी। अब हो ये रहा है कि वो टायर शॉप, आपकी तो ग्रुप ऑफ टायर शॉप्स हैं, एज पर लॉ ये करता था, एथिक्स इखलाकियात भी ये कहती है कि इसको दिया जाए और इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था। लेकिन आपने स्पेशल कंपनी या तो फॉर्म कर ली एक, या फिर अगर आपने स्पेशल कंपनी फॉर्म नहीं की, तो आपने इसके डायरेक्ट, इधर इस बोर्ड में आप बैठे हुए हो और दूसरे बोर्ड में उधर कोई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई नॉन एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है या उसका चेयरमैन है, उनका और आपका कोई आपसी रिलेशनशिप है, वो ये दिखा सकता है। या लेट्स से यू हैव शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी, उस कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग है, कोई किसी किस्म की शेयर होल्डिंग है, कोई भी एक्सवाइजेड चीज है, और हो ये रहा है कि ये आप, ये कंपनी जो है ना इसको आप टायर दे रहे हो और वो आगे से आपको फेवर कर रही है, यानी असल में बॉटम लाइन में आपका इंटरेस्ट है। तो आपने क्या करेंगे ये हम, कि तुम मुझे रिपोर्टिंग, देखो अकाउंटिंग, तुम मुझे रिपोर्ट ये बना के दो, तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ओवर स्टेट करो कि तुमने मुझसे पैसे लिए जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, या तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दो कि तुमने ये टायर्स लिए थे इस तरह डिस्पोज ऑफ किए थे, जबकि एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन होगी नहीं। एक कहानी ये हो सकती है। दूसरी कहानी ये हो सकती है कि हम ये ट्रांजैक्शन एक ऐसे ही हम आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, लेकिन असल में मैं ये यहाँ से ये टायर्स दूसरों को बेच दूंगा। भाई यूज टायर बिकता भी है, अमेरिका में भी बिकता है। जो दूसरी कोई गाड़ी आएगी उसमें मैं वो टायर लगा दूंगा, और उससे जो मैं पैसे लूंगा, क्योंकि जाहिर सारे सारे पैसे आप क्रेडिट कार्ड पे नहीं लेते या बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं लेते, आप कैश पेमेंट भी लेते हो, यहां पर भी टैक्स की चोरी होती है। वो मैं कैश पेमेंट ले लूंगा, तुम अपनी अकाउंटिंग में रिजल्ट्स शो कर देना कि मैंने ये टायर्स तुम्हें दिए हैं, इस तरह डिस्पोज ऑफ हुए हैं, और मैं अपनी रिपोर्ट में दे दूंगा कि मैंने तुम्हें दिए जबकि ऐसा हुआ नहीं होगा, और हम एक एक्स्ट्रा सेल दिखा देंगे जिसपे टैक्स की चोरी भी होगी। देखो अब इसके अंदर इकोनॉमिकल इशू भी आ गया, इन्वायरमेंटल इशू भी आ गया, दोनों इशू एक साथ आ गए, दोनों का कॉम्बो बन गया। इन्वायरमेंटल इशू इस वजह से है कि कंपनी का मकसद क्या था, वो मकसद फौत हो गया। इकोनॉमिकल इशू ये आ गया कि आपने एक एक्स्ट्रा सेल बना ली और उस पर आपने टैक्स भी नहीं पे किया, क्योंकि वो टायर जो है ना, यू गवर्नमेंट की नजर में वो टायर खत्म हो चुके थे, जबकि वो टायर खत्म नहीं हुए। आपने वो टायर्स क्या किए, बेच दिए दूसरी जगह, दूसरे कस्टमर्स को बेच दिए, या किसी को पूरा कंटेनर एक साथ उठा के बेच दिया और कैश पेमेंट ले ली। तो इस तरीके से भी वो केस बना के दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज इन्वायरमेंटल इशू एंड इकोनॉमिकल इशू। अच्छा फिर मैं थोड़ा सा ये कैश फ्लो फोरकास्ट, इसी तरह आप लोग कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो P2 में? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, वो ट्रांजैक्शंस जो हो चुकी है पिछले साल, एंड नाउ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट एंड ऑडिटिंग। लेकिन एक होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस इज 2018, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 2022 की, 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज बैठ के हम बना रहे हैं। लेट्स से हम अपने इदारे को बेचने जा रहे हैं, तो दूसरा जो इदारा जो खरीदार है वो कह रहा है भाई हम ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे, हम ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे, और वो ड्यू डिलिजेंस के लिए हम चाहते हैं कि आप ये बताइए कि अगले 4 सालों में आपके रेवेन्यूज, आपकी बैलेंस शीट फिगर्स, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, उसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू हिस्टोरिकल।
कंपेयर टू हिस्टोरिकल। क्यों? उसकी वजह यह कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच यू हैव जस्ट प्रिपेयर्ड आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ये चल रही होती है अजम्पशंस की बेसिस पे काम हो रहा होता है कि भाई ये सेल जो हो रही है ये एक अजम्पशन की बेस पे हो रही है। प्रोडक्शन जो होगी, जो डेप्रिसिएशन होगी, उसके पीछे भी एक अजम्पशन होती है। यानी अजम्पशंस प्लस एस्टिमेशंस। क्या ख्याल है? किसी ने भी अगले 4 साल आगे देखे नहीं है। अब ये काम जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है तो जो प्रिपेयर करने वाला कौन? जो आप हो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, और जो उसका ऑडिटर है, इन दोनों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों के लिए रिस्क ज्यादा है। और यानी इसके अंदर जो हम सीधे लफ्जों में बात करें, बायस्ड होने के चांसेस टू मच, बहुत ज्यादा होते हैं बायस्ड होने के चांसेस। क्यों बायस्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्योंकि अभी मैंने लिखा है, लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि ये सारा काम अंदाजों पे हो रहा है। सारा काम अंदाजों पे हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जो आपने कहा कैश फ्लो फोरकास्ट, उसमें भी अंदाज है कि फ्यूचर की कैश फ्लोज जिसकी बेसिस पे आपको लोन मिलने वाला है। अब ऑडिटर का कंक्लूजन आपके साथ हो गया या बैंकर आपके साथ मिल गया, तो इसके अंदर एक बड़ी अच्छी हम एक सिनेरियो बना सकते हैं। ये खाली प्रोस्पेक्टिव वाली बात लिखना है, प्रोस्पेक्टिव और कैश फ्लो फोरकास्ट एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अमूमन जब कोई इदारा आप खरीदने जाते हो ना, तो आप बोलते हो हिस्टोरिकल को तो हमने देख लिया है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अगले फ्यूचर में ईपीएस क्या होगा, इस साल क्या सेल होगी, अगले साल क्या सेल होगी। हाँ, जैसे इवन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल। यूएस की और पाकिस्तान की, ये इंडिया के साथ नहीं, ये पाकिस्तान को एक फजीलत हासिल है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा है, एक ट्रीटी है। उस ट्रीटी का नाम है ई टू। ये एक वीजा है, ई टू वीजा। ये ई टू वीजा उसको मिलता है जिसको अमेरिका में आके बिजनेस करना होता है। इट्स नॉट अ विजिट वीजा, कैजुअल वीजा नहीं है। ये वीजा कहलाता है, ये ई टू वीजा जो होता है ये कहलाता है बिजनेस वीजा। इट्स अ ट्रीटी बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। ये पुरानी ट्रीटी मुआहदा चला हुआ है, सही है ना। अब इस ट्रीटी में होता क्या है, ये आपको वीजा दे देते हैं, आप यहाँ रह सकते हो, आप भी रह सकते हो, आपके डिपेंडेंट भी रह सकते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आप पब्लिक बेनिफिट भी ले सकते हो, हेल्थ के, यानी आप ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिलेगा, आप रेजिडेंट नहीं होगे, लेकिन आप सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, सही है ना, ई टू। अब चक्कर सुने क्या होता है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर आ जाए एथिकल इशू, क्योंकि इसके अंदर पूरी अकाउंटिंग होती है। यूएस की सरकार आपको ई टू वीजा तब देती है जब आप उसको पूरा P3 पढ़ के दिखाओ। P3 और P2 ये टर्म, बिजनेस प्लान। व्हेन यू प्रिपेयर अ कंप्लीट बिजनेस प्लान, जब आप एक पूरा बिजनेस प्लान उसको बना के देते हो कि भाई मैं कैलिफोर्निया के इस शहर के या इस देहात में जाके ये वाली दुकान खोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, और जब मैं ये दुकान खोलूंगा तो आई विल ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। और इस इन्वेस्ट, अब ये गवर्नमेंट आपसे कहती है मुझे पूरे 5 साल के तुम रिजल्ट बना के दो आज बैठ के। You want E2 visa right now, you'll have to prepare prospective financial statement for the upcoming 5 years। देखो अब ये एग्जांपल बन गई ना। आज 2018 में अगर किसी को E2 वीजा चाहिए तो उसको बाकायदा 2023 तक के, 2024 तक के फाइनेंशियल्स दिखाने होंगे कि भाई इस तरीके से उसके अंदर वो सब बताना होगा कि ईपीएस हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट ग्रोथ क्या होगी। फिर सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट को चाहिए वो क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। हाउ विल यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये बताइए कि आप पहले साल कितने एम्प्लॉय हायर करोगे, दूसरे साल कितने एम्प्लॉयज हायर करोगे, फिर किस तरीके से ग्रोथ। जब वो आपके इस E2 बिजनेस प्लान से सेटिस्फाई हो जाएंगे, देन दे विल इशू दिस वीजा। वो आपको ये E2 वीजा फिर इशू कर देंगे, बोलेंगे ये लो E2 वीजा ले जाओ, ठीक है ना। अच्छा, ये वीजा भी होता है 2 साल का। फिर अगले 2 साल बाद अगेन यू विल हैव टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब दिखानी होगी। अब ये हमारी स्टूडेंट है, वो ये उसने E2 वीजा लिया है, तो उसके लिए फाइनेंशियल्स फिर बनाने होते हैं। E2 हर 2 साल बाद फिर आपको अपनी फाइनेंशियल्स दिखानी होंगी आगे की, प्रोस्पेक्टिव, हिस्टोरिकल भी, प्रोस्पेक्टिव भी। और अगर गवर्नमेंट को लगेगा अच्छा है भाई इसने 2 साल बहुत अच्छा काम किया, तो देन अगेन दे विल इशू E2, फिर रिवाइज कर देंगे। तो इस तरीके से लोग 10-10, 20-20 साल तक ये E2 वीजा चलाते हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रीटी है। अब इसके अंदर वो इखलाकी मसला आ सकता है। पहला इखलाकी मसला आए भाई, पहला इखलाकी मसला, फेक इन्वेस्टमेंट। कैसे, सुनोगे? फेक इन्वेस्टमेंट, फेक इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या हुआ, तवज्जो सुने। E2 वीजा के लिए सबसे बड़ी जरूरत है वो है, गवर्नमेंट कहती है आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क लेने से मुराद, यू विल हैव टू बाय एसेट्स, आपको एसेट्स बाय करने पड़ेंगे, यानी हकीकत में बिजनेस खोलना पड़ेगा, उसके बाद वीजा दूंगा।
सही है ना। पहले आपको दुकान लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर लेना पड़ेगा, फर्नीचर फिक्सचर्स लेने पड़ेंगे, ये सब आपने फेक दिखा दिया। यानी आपने इन्वेस्टमेंट तो लाए लेकिन आपने रिस्क नहीं लिया। रिस्क ना लेना कैसे हुआ? लेट्स से कंप्यूटर शॉप है दोस्त की, उससे आपने रसीदें ले ली। देखो रिपोर्टिंग क्या, रिपोर्टिंग क्या एथिक्स कि भाई मैंने एसेट दिखा दिए, वो एसेट है ही नहीं, या जो एसेट्स थे उसको आपने क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया, क्योंकि इसका ऑडिट नहीं है, इसका कोई ऑडिट नहीं है। अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कोई बहुत आगे पहुंच जाए तो ऑडिट करे, अदरवाइज ऑडिट नहीं होता। आपने एसेट्स ओवर वैल्यू कर दिए। दूसरी चीज सुने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिखा दी, यानी आपस में घर में ही बेच खरीद करके वो दिखा दिया, और E2 वीजा भी ले लिया और रिन्यू भी उसको करा रहे हैं। तो ये दूसरा, ये देखो रिपोर्टिंग का, एसेट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसी तरह योर प्रॉफिटेबिलिटी वो दिखा दिया, वो ओवर स्टेट कर दी। एक और मजे की बात, एक और मजे की बात, कंपनी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, सुनने, अगर आज अब यूएस आते हैं ना और आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो फॉरेन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करें, आपको हम वो कैसे दें, आपका घर बार इधर क्या है, आपको ना घर लेना है ना ऑफिस लेना है, आपको तो कुछ भी नहीं दिखाना, तो आपने कहा क्या करूं? तो एक चीज इधर मिलती है, वो जैसे अपने यहाँ होता है ना फेडेक्स, फेडेक्स उधर आपको मिल जाता है एक लॉकर। वो लॉकर असल में आपका कंपनी का एक प्रॉपर एड्रेस होता है, वो कंपनी का एक एड्रेस होता है, बाकायदा स्ट्रीट नंबर नाम सबके साथ। अब मैं पाकिस्तान में अगर किसी के साथ डील करूं या आउट ऑफ द वर्ल्ड में किसी के साथ भी डील कर रहा हूं, सही है ना, और मैं उससे कह रहा हूं ये मेरी कंपनी, और बाकायदा कंपनी होगी, उसका टैक्स नंबर होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो कंपनी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी रियल टर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, लेटर भेजेगा, वो लेटर आया करेंगे किधर, फेडेक्स में, फेडेक्स के डब्बे में आके पड़े होंगे। मैं हफ्ते में एक दिन जाया करूंगा, उस डब्बे को खोलूंगा, क्योंकि उसके मैं $20 महीने के देता हूँ, उस डब्बे से मैं खतो किताबत निकालूंगा और पढ़ लिया करूंगा। यानी पता चला आपने कोई रिस्क लिया ही नहीं है, सिर्फ आपने अपनी रिपोर्टिंग में, बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल्स में और कैश फ्लो फोरकास्ट उसमें दिखा दिया कि सब कुछ आ रहा जा रहा है, दैट इज इट। तो दिस कुड बी वन ऑफ द इशू, ये भी एक इशू बन सकता है, ठीक है ना। एक कैश फ्लो फोरकास्ट हो गया। वन मोर, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न इशू, गोइंग कंसर्न। आप सब ये चीजें पढ़ चुके हो, वो जो क्या होता है आपका फोरसीएबल फ्यूचर, हाँ जी, ऐसे ही है, 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, ऐसे ही है। अब हुआ ये कि आपकी कंपनी इन मंथ 1 इट्स गुड, मंथ 2 अगले 2 महीने बाद 3 4 5 6 6 महीने 7 महीने तक, चलो 7 मंथ तक अगर देखें प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज को, तो आपकी कंपनी जो है वो सस्टेन करेगी। लेकिन 8वें महीने में, ये वैसे P7 में एक दफा पूरा केस आ चुका है, 8वें महीने में एक ऐसी लोन रीपेमेंट है जिसकी वजह से आपकी कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। ये कब है? 8वें महीने में। अब ऑडिटर आपका इधर आ गया, मंथ 1 ऑडिटर इज हियर। आपको पता है ऑडिट में आइजा 570 आपसे कहता है कि आपने पूरे 12 मंथ्स उसका ऑडिट कर, वो जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है उसको देखना है, किसके लिए? फोरसीएबल फ्यूचर, यानी अगले 12 मंथ्स के लिए। ऑडिटर ने क्या किया, मंथ 1 2 3 वर्किंग पेपर्स बनाए 7 महीने तक के, यानी जो कैश फ्लो फोरकास्ट उसको दिया गया, कैश फ्लो फोरकास्ट जो उसको दिया गया वो 7 महीने तक का दिया गया। अकाउंटेंट ने 7 महीने का जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया, दैट वाज इंटेंशनल, क्योंकि 8वें महीने में ऐसी पेमेंट थी कि कोलैप्स हो जाते। ऑडिटर उस कैश फ्लो फोरकास्ट को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस समझ लिया, उसने कहा ठीक है। अब वो उसके पीछे क्या वजह थी, वो कुछ भी स्टोरी वो बना सकता है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसने कहां तक के ली? टिल 7 मंथ्स। उसने कहा ठीक है। उसने कैश फ्लो फोरकास्ट कहां तक के बनाए? 7 मंथ्स के। 8वें महीने पे किसी ने बात ही नहीं, और 8वां महीना ही खतरनाक महीना था जिसमें कोलैप्स होना था। तो इस तरह वो गोइंग कंसर्न पे इशू बना सकता है। या लेट्स से 12 मंथ्स तक देखना जरूरी था, लेकिन जो पेमेंट आ रही थी वो 13वें महीने में आ रही थी। तो अगर मैं रूल बेस्ड बात करूं तो फाइन, 12 मंथ्स तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन 13वें महीने वाले दिन कंपनी को कोलैप्स होना है। तो अगर मैं प्रिंसिपल बेस्ड बात करूं या एथिकल इशू पे बात करूं, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिपोर्ट, कि वो इस बात को रिपोर्ट करे। लेकिन अगर मैं रूल बेस्ड और लॉ की बात करूं, तो ये भी देख लेना एग्जामिनेशन में 12
या 13 मंथ वाली बात, कि 12 मंथ तक ठीक है, 13वें महीने सुबह उठते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक्चुअल अजम्पशंस उस पे हो सकती है बात। क्रेडिट रेटिंग पे हमने बात की कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपको चाहिए। एक दफा P2 में आपके सवाल बना है, आपके P2 में एक दफा क्वेश्चन बना है कि व्हाट्स द नीड ऑफ टीचिंग और लर्निंग, ये P2 का सवाल है भाई, लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग एथिक्स फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट के लिए एथिक्स पढ़ना और सीखना वो क्यों जरूरी है, आप लोग कुछ उस पर पॉइंट्स दे दें मुझे। इसी तरह एक ये क्वेश्चन नंबर 1 ये, और एक क्वेश्चन नंबर 2। एक दफा P2 में सवाल बना, और शायद सर मुस्तफा ने अभी आपको भेजा भी होगा वो सवाल ये है कि डायरेक्टर्स व्यू, एक डायरेक्टर का व्यू या एक डायरेक्टर का अकीदा ये है, बिलीफ, उसका बिलीफ ये है दैट एथिक्स should be treated as subordinate यानी less prioritize, ethics should be treated less prioritized compared to profit motive, यानी when there is a conflict between इखलाकियात, ethics, moral issue and the profit, so the profit should prevail, कि प्रॉफिट को प्रिवेल करना चाहिए। यानी नंबर 1 उस डायरेक्टर ने कहा कि भाई प्रॉफिट नंबर 1 चीज है, और नंबर 2 जो है वो एथिक्स है। तो अब इस बात पे भी आपको वो उसने कहा कि क्रिटिसाइज करें, इसको क्रिटिसाइज करें। जो हुसैन अजीज लिखते हैं, बिकॉज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट वुड ब्रीच एथिकल इशू इट कॉज ग्रेटर इफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पता क्या है, ये जो आपने बात की, इसके लिए आप एग्जामिनेशन में यूं करके भी टर्म लिख सकते हैं, इसको कहेंगे पर्सनल, ये वाली टर्म लिखना, पर्सनल बेनिफिट एट पब्लिक एक्सपेंस, पर्सनल बेनिफिट एट पब्लिक एक्सपेंस। क्योंकि अमूमन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, व्हेन दे गो रॉन्ग, दे हिट द मैक्रो लेवल कंपेयर टू द ऑक्यूपेशन। जो ऑक्यूपेशन में होता है ना, साबुन बेच रहा है, जूते बेच रहा है, जब वो कुछ गलत करता है ना, तो इट इफेक्ट्स एट माइक्रो लेवल, वो माइक्रो लेवल को हिट करता है। लेकिन जब एक प्रोफेशनल कोई गलत हरकत करता है, तो इट इफेक्ट्स एट मैक्रो लेवल। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट का गलत साइन होना, इट इफेक्ट्स वाइडर स्टेक होल्डर, ये टर्म आप यूज करेंगे, वाइडर स्टेक होल्डर। इसी तरह एक और मिसाल, ड्यू डिलिजेंस, कितने शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट होता है ड्यू डिलिजेंस पे, कितने बायर्स का ट्रस्ट होता है ड्यू डिलिजेंस पे। अगर वो ड्यू डिलिजेंस से गलत हो, मिसाल के तौर, ड्यू डिलिजेंस आप लोग शायद समझते हो, रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पे पीएसओ है, वो शेल को एक्वायर करना चाहती है, या खैर गलत एग्जांपल हो गई, शेल पीएसओ को एक्वायर करना चाहती है, ठीक है ना। अब शेल ने कहा कि मैं पीएसओ को एक्वायर करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी टैक्स साइड, इसकी लीगल साइड, और बहुत सारी साइड्स है, क्योंकि व्हेन यू बाय यू डोंट नॉट ओनली लुक एट द फाइनेंशियल साइड, नॉन फाइनेंशियल साइड को भी आप देखते हो, उसकी एचआर साइड सब। तो आपने कहा मैं इसको बाय करूं 300 रुपया पर शेयर के हिसाब से, क्या ये ठीक होगा? तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने शेल ने, यानी शेल के डायरेक्टर्स, शेल के शेयर होल्डर्स, शेल के स्टेक होल्डर, सब ने क्या किया भाई, एक ऑडिट फर्म को हायर किया, केपीएमजी से कहा कि आप ड्यू डिलिजेंस करें। किसका ड्यू डिलिजेंस, किसका करें? पीएसओ का, कि क्या हमें पीएसओ का शेयर 300 रुपया पर शेयर शुड बी बाय और नॉट। तो केपीएमजी ने जाके ये असाइनमेंट परफॉर्म किया। इस असाइनमेंट को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। आप सोचें, अगर ड्यू डिलिजेंस, ये जो आपने कहा ना प्रोफेशनल की गलती, अगर ड्यू डिलिजेंस के टाइम इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये अगर वो अपनी इंपेयर कर गए, स्पेशली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर वो ये चीजें इंपेयर कर गए, तो आपको पता है क्या होगा ये कि शेल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड जो केपीएमजी अश्योरेंस देगी, वो अश्योरेंस इंडिपेंडेंट होगी ही नहीं। तो इसलिए जो आपने बात की ना कि भाई ये जो लॉस होगा एट माइक्रो लेवल होगा, तो उसके लिए यही टर्म है कि पर्सनल बेनिफिट एट पब्लिक एक्सपेंस, या जिसकी मिसाल हो गई ऑडिट रिपोर्टिंग की, या इसकी एग्जांपल हो गई ड्यू डिलिजेंस की, ठीक है ना।
तो ये दो इस तरह सवाल बनेंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स फॉर एन अकाउंटेंट, उसकी क्या जरूरत है। और दूसरी बात ये बनी कि एक दफा एग्जामिनेशन में सवाल ये आया कि भाई प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस डायरेक्टर ने ये बिलीव दिया कि बोला हमारे लिए, हमारे नजदीक प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एथिक्स। आप इसको जवाब भी है ना जो लिखोगे ना, वो भी एक स्टाइल में लिखना आपने, एक बड़ा प्रोफेशनल स्टाइल से आपको बात करनी होगी। वो बात ऐसी करनी होगी कि देखो, प्रॉफिट मोटिव की जब आप बात करते हो ना, तो बात तो ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? प्रॉफिट मोटिव इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपके जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर एजेंट एंड स्टीवर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या ख्याल है? आप अपने ऊपर रख के देख लो, आज आपने पीएसओ के शेयर लिए हो और पीएसओ पूरा दिन इखलाकी बातें ही करता रहे, आप बोलेंगे खुदा के लिए पीएसओ के शेयर ही बेच दो। है जी, ये क्या हो रहा है कि ये जाके कभी गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, कभी गरीब बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमने तो शेयर्स इसलिए बाय किए थे, वी डिड इन्वेस्ट इन पीएसओ बिकॉज वी वांट बॉटम लाइन, हमें तो प्रॉफिट चाहिए था। तो एक तरीके से आप ये बात लिखना, यानी कभी एंगल इस तरह भी बन सकता है कि डायरेक्टर्स कंपल्जन की, उनकी भी एक मजबूरी है। उनकी मजबूरी क्या है कि दे हैव टू प्रेशर, एक प्रेशर है शेयर होल्डर प्रेशर और एक प्रेशर है स्टेक होल्डर प्रेशर, यानी वाइडर सोसाइटी का कम्युनिटी प्रेशर। तो इनको उसके बीच में भी दे हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये अर्गिज नहीं है कि आप शेयर होल्डर से सारी चीजें वो बेचारे कॉम्प्रोमाइज करें, नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल हुसैन, यू आर राइट, कॉन्फ्लिक्ट। तो असल में उनकी जो एजेंसी है, जो मैंने कहा ना एजेंसी ड्यूटी और स्टूवर्डशिप ड्यूटी, तो अगर आपको एग्जामिनेशन में एक तमहीद बांधनी हो, स्टार्ट लेना हो, तो आप यूं कर सकते हैं कि भाई एज वी नो दैट डायरेक्टर्स आर द एजेंट एंड स्टूवर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स, सो ऑब्वियसली दे हैव वन प्रेशर व्हाट, दैट्स द प्रॉफिट। जो उनके ऊपर ये प्रेशर है टू जनरेट, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि उसको बढ़ाने का भी प्रेशर है उनके पास। ठीक है ना? लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपने एथिकल और मॉरल गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना है। रीजन, उसकी वजह क्या है? ताकि वाइडर स्टेक होल्डर का बेनिफिट हो। अदरवाइज होगा ये कि आप दो लोगों को एंजॉय कराने के चक्कर में एक बड़ी आबादी को रिस्क पे ले आओगे। तो वो जो पहला था ना कि वाई लर्निंग एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, तो उसमें ये सारी बातें, पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात, पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात, फिर एक और बात भी कि देखिए, प्रोफेशनल्स असल में जानते ज्यादा है। जब जानते ज्यादा है ना, ये याद रखिएगा, जो जानेगा ज्यादा उसकी लाइबिलिटी भी ज्यादा होगी। है, इफ यू नो मोर, जितना आप ज्यादा जानोगे, यू विल बी मोर लाइबल, उतनी आपकी लाइबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है ना? आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट जानते हो, आप मैचिंग कॉन्सेप्ट जानते हो, आप प्रूडेंस जानते हो, आप गोइंग कंसर्न जानते हो। कैसे हो सकता है कि आपने डिपार्ट कर लिया इन सब चीजों से? ये तो ऐसी बात हो गई कि एक सर्जन है, क्लास में बैठा है हमारी, सही है ना, एक सर्जन हो, एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, और हम सब भी बैठे हैं और एक बच्चा बेहोश हो जाए और वो उसको बर्नॉल खिला दे, तो उस पर तो बाकायदा केस होगा। अगर मैं और आप बर्नॉल खिला देना किसी को, तो हम पे केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वी आर लेमन इन मेडिकल। लेकिन उस पर बाकायदा केस होगा, और उस पर केस इस वजह से होगा कि भाई तुम एक चीज जानते थे कि ये दवा एक्सटर्नल पर्पस के लिए थी, इंटरनल पर्पस के लिए नहीं थी। तो तुम जब जानते थे तो फिर कैसे? तो ये वाला एक बहुत बड़ा मसला है इनको एथिक्स सिखाने के लिए, और इनकी लाइबिलिटी इस वजह से भी ज्यादा है बिकॉज प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स दे नो मोर। सही है ना, ज्यादा जानते हैं, इनकी नॉलेज ज्यादा है। जब इनकी नॉलेज ज्यादा है तो इनके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी इनकी ज्यादा है। तो वो एथिक्स ही है जो इनको फिर सपोर्ट करते हैं, इनको बचाते हैं कि हाँ भाई इस जगह से नहीं जाना है, पहले से ही दूर रहना है। ड्यू डिलिजेंस का मैंने आपको बताया। एक केस है, वो फिर केस आप लोग खुद कीजिएगा अभी, बस अब मैंने फिर इसके बाद अब नमाज पे जाना। वो आखिरी में आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस कर लूं। उस सर मुस्तफा ने आपको एक केस भेजा होगा। उस केस में ये है कि एक्स कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी है। ये वही वाला केस है जैसे के इलेक्ट्रिक और सुई सदन गैस का। वो बोलते हैं इसने मेरे पैसे नहीं दिए, वो बोलते हैं उसने मेरे पैसे नहीं दिए। हैं? इसने मेरे पैसे नहीं दिए, वही पीएसओ, सुई सदन गैस, के इलेक्ट्रिक, इनका, वो जिसको क्या कहते हो आप, सर्कुलेटिंग डेट्स। हैं? कौन सा कर्जा? गर्दिशी कर्जा, कि एक का कर्जा दूसरे का डेटर, फिर तीसरे का क्रेडिटर, फिर उसके पास जाएगा। ऐसे एक एक्स कंपनी है, सही है, जिससे आपने, आप हो
मिस्टर ए, हाँ मिस्टर ए। एक्स कंपनी पता है कौन है आपकी? डेटर है, रिसीवेबल है। आपने एक्स कंपनी से पैसा लेना है, डॉलर्स आएंगे आपके पास। एक्स कंपनी से आपने पैसा लेना है मिस्टर ए ने, एनी प्रॉब्लम? यानी आपके बाद फ्यूचर में देयर वुड बी एन इनफ्लो ऑफ डॉलर्स फ्रॉम एक्स कंपनी। एक्स कंपनी का एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी, वो आपका दोस्त है। उसने आपको ये जानकारी दे दी है कि एक्स कंपनी लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है, कंगली हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल ही फारिग हो गई। ये मिस्टर बी जो है वो एक्स कंपनी का एम्प्लॉय है। बहुत इजी हो गया समझो। एक्स कंपनी जो आपकी डेटर है, जिससे आपको फ्यूचर में पैसा आएगा। आप मिस्टर ए हो, यू आर मिस्टर ए, तो यू सही है ना, ये आप, यू आर मिस्टर ए। आपके पास पैसा कहां से आएगा? एक्स कंपनी से आएगा। लेकिन एक्स कंपनी के एक एम्प्लॉय ने आपको बता दिया है कि ये जो एक्स कंपनी है बिल्कुल फारिग हो चुकी है। अच्छा भाई, ये बात आपकी नॉलेज में, आप खुद बड़े कंफ्यूज हो यार, क्या होगा, मेरा पैसा गया। ठीक। अब चक्कर ये है बैंक, ये बैंक। इस बैंक से एक्स कंपनी रिक्वायर, इसने पिटीशन डाली अपनी लोन की कि भाई मुझे लोन चाहिए। ये बैंक क्या कह रही है भाई, कि मैं लोन देने को तैयार हूं अगर मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए। अगर मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए, जैसे होता है ना समटाइम रेफरल मनी भी होता है, कोई गारंटी होती है थर्ड पार्टी, या जिसको हमारे यहाँ अमेरिका में कहते हैं को साइनर। सही है ना, कि कोई इसका कोई को साइनर बन जाए, कोई इसका रेफरल हो जाए। अब अब चक्कर ये है कि बजाहिर आउटसाइडर को ये बात नहीं पता कि एक्स कंपनी अंदर से कंगली हो गई है। ये बात तो मिस्टर बी जो कि एम्प्लॉय था उसको पता थी, और उसने ये बात कहां तक कर दी है? आप तक कर दी है, आपको पता है। अब ये जो बैंक में जो एक बैंक मैनेजर है, या जो लोन मैनेजर है, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, एक्स वाई जेड कोई भी मैनेजर है जिसके हाथ में ये पावर्स हैं कि वो ये बात, वो इसको ये लोन अप्रूव कर सकता है, ठीक है। उसने आपसे कैजुअली इंक्वायर कर लिया अबाउट एक्स कंपनी। देखो थोड़ी खिचड़ी बन गई है, जरा सुने। एक्स कंपनी वो याद है आपको, जो कि कंगली हो चुकी है, उसका एक बी एम्प्लॉय है जिसने अंदर की बात, इनसाइड बात आपको बता दी। आप वो जो फ्यूचर में वेट कर रहे हो कि एक्स कंपनी से पैसे कब आएंगे, ऊपर से पैसे कब गिरेंगे। इत्तेफाक से एक्स कंपनी ने लोन जो है ना उसकी एप्लीकेशन डाल दी है, और बैंक मैनेजर जो है ही इज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेदर टू अप्रूव और रिजेक्ट। लेकिन उस बैंक मैनेजर ने आपसे आपसे कोई दोस्ती है यार, ये कुछ है, आपसे कैजुअली पूछ लिया अबाउट कंपनी एक्स, उसके बारे में आपसे कैजुअली पूछा है। देखो अब कोई लीगल ऑब्लिगेशन आपकी नहीं है, ये बात याद रखिए, रूल बेस्ड बात, कोई लीगल ऑब्लिगेशन आपकी नहीं। उसने आपसे वैसे कैजुअल पूछा। अब आप सोचे, आपको ये बात पता है कि एक्स कंपनी डूब गई है, और इतना मटेरियल लोन ये दिलवाना अच्छा नहीं होगा, मुल्क की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ये कंपनी डूब गई तो बैंक भी डूब जाएगा, लेमन ब्रदर जैसा कोलैप्स हो जाएगा। और जब लेमन ब्रदर जैसा बड़ा कोलैप्स हो जाएगा तो पूरी अमेरिका की मैशत 2008 याद होगा आपको, रिसेशन में चली जाएगी। यानी आपके दिमाग में ये सारे ख्यालात, आपको पता है कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ। लेकिन आपने ये सोचा कि यार अगर मैंने इसको ये बता दिया कि एक्स कंपनी कंगली हो गई है, तो इसका मतलब बैंक मैनेजर इज गोइंग टू रिजेक्ट द लोन। और जब इसको लोन नहीं मिलेगा तो ये कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, एंड अल्टीमेटली आई हैव टू पास द एंट्री बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। आपने कहा, और अगर इसको लोन मिल गया तो फायदा क्या होगा? वही के इलेक्ट्रिक और सुई सदन गैस वाला, कि यार किसी तरह इसके अकाउंट में गवर्नमेंट, जो कहते हैं ना वो जो बेल आउट प्लान, गवर्नमेंट जब उसके अकाउंट में पैसे डालेगी, तो जब इसके पास पैसे आएंगे तो अल्टीमेटली वो पीएसओ को देगा, पीएसओ इसको देगा, तो ये गर्दिशी कर्जा घूमेगा। तो अब ये सिनेरियो आपके एग्जामिनेशन में बन के आया कि भाई मिस्टर ए की पोजीशन, इसी तरह मिस्टर बी की पोजीशन, इस पे एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आप डिस्कस करें दी एथिकल इशू। इसके अंदर एथिकल इश्यूज क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहला एथिकल इशू जो है वो ये है, दैट इज द इनसाइड इंफॉर्मेशन, इनसाइडर डीलिंग बाय मिस्टर बी। कि मिस्टर बी ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है विच ही गॉट बिकॉज ऑफ द पोजीशन, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। सही है ना, सबसे बड़ी बात कि मिस्टर बी के पास वो इन्फो क्यों थी? वो इन्फो उसके पास इसलिए थी क्योंकि उसके पास ये पोजीशन थी, और प्लस उसके ऊपर कंपनी ट्रस्ट करती थी।
तो इस वजह से मिस्टर बी के पास ये पोजीशन थी। तो सबसे पहले जो अखलाकी मसला हुआ है वो बी की तरफ से हुआ है कि बी ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जो उसको नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए थी टू मिस्टर ए, बिकॉज दैट वाज एन इनसाइड इंफॉर्मेशन। सही है ना, चाहे वो कुछ भी है, इनसाइड इंफॉर्मेशन तो है। अब दूसरी बात जो है वो ये है, इंटेग्रिटी इकोनॉमिकल इशू, यस। अब दूसरी बात ये है कि मिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मिस्टर ए, बैंक ने जो मिस्टर ए से सवाल पूछा है, ऑल्दो इट्स नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट वो जो आप एक टर्म यूज करते हो फिड्यूशियरी, एक एज अ फिड्यूशियरी ड्यूटी, या एक जो ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट, सही है ना, कोई ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह भी सवाल बना दे कि वो आपको इसके अगेंस्ट क्या देगा, एक रेफरल मनी देगा, एक रेफरल मनी भी देगा, ठीक है ना, कोई अश्योरेंस अगर आप देते हो तो। पता चला आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन एक ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट। तो अब इस टाइम मिस्टर ए क्या करें, तो मिस्टर ए को देखो टेंशन में डाल दिया, टेंशन बिटवीन टू रोल्स। अगर वो रोल देखता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो देन ही शुड नॉट डिस्क्लोज, ही शुड नॉट रिपोर्ट। उसको चाहिए कि हाँ भाई, उसको ग्रीन सिग्नल दे कि लेट्स प्रोसीड, तुम इसको लोन दे दो, तुम इसको लोन दोगे और अल्टीमेटली ये मुझे पेमेंट कर देगा, इसके आप पैसे आएंगे तो मैं पेमेंट ले लूंगा इससे, क्योंकि उसके बाद तो फिर लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता है ना। फिर तो अगर ये उसको केस भी करेगा तो ये बैंक करप्ट होगी कंपनी, तो एसेट्स पड़े होंगे, वो एसेट इसको मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे केस में ये है कि अगर ये स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव को देखे, एथिकल पर्सपेक्टिव को देखे, बाकी आउटसाइड जो इंडस्ट्री नॉर्म्स को देखे, तो फिर वहां पर इसकी एथिकल ड्यूटी बनती है, वही जो इंटेग्रिटी वाली बात करते हैं जो आपने लिखा ना, इंटेग्रिटी इकोनॉमिकल इशू। तो वहां पर ये बात बनती है कि ही शुड गिव एन ऑनेस्ट गाइडलाइन, सही है ना, एक ऑनेस्ट गाइडलाइन दे वो बैंक को। लेकिन जाहिर है जिसका अल्टीमेट उसको कॉम्प्रोमाइज और ट्रेड ऑफ, जिसको कहेंगे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, कि वो इस इंटेग्रिटी और इस आला मकाम पे तो फाइज हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ही हैव टू पास द एंट्री ऑफ बैड डेट, क्योंकि वो कंपनी जो है ना वहां कोलैप्स कर जाएगी। तो इस तरह ये एक सवाल इन्होंने बनाया, एक मिनट, मुझे भी इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा था, मैं उसका नाम भी आपको बता दूं। वो सवाल है ग्रेंज, वो ग्रेंज कंपनी करके कोई सवाल है, सही ना। तो आप लोग देखिए ग्रेंज कंपनी का ये सवाल, उसमें यही वाली सूरत हाल है, यही वाली सूरत हाल है जो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको समझाई है कि किस तरीके से वो बैंकर वो लोन मांग रहा है। मिस्टर ए को ये बात पता है, लेकिन उसे पता है कि मैं तो के इलेक्ट्रिक में बैठा हुआ हूँ, लेकिन सुई सदन गैस अगर मुझे जल्दी से पेमेंट कर दे तो अच्छा है, या पीएसओ में मैं बैठा हुआ हूँ और के इलेक्ट्रिक किसी तरह मुझे पेमेंट कर दे, तो मुझे है ना वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ये बताने की जरूरत नहीं है अंदर की बात कि अंदर क्या चल रहा है। ऑल्दो वी आर शेयरिंग द सेम ऑडिटर, या वी आर शेयरिंग द सेम अकाउंटेंसी फर्म, मुझे सब कुछ पता है अंदर की बात, लेकिन मैं ये बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो कोई अगर आप लोग की तरफ से कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं। बाकी मैंने आपको जिस तरीके से स्टार्टिंग में ये बात की कि जो इशू होगा वो अकाउंटिंग का, जो इशू होगा वो रिपोर्टिंग का इशू होगा, और उसके साथ वो उसको अलाइन करेगा एथिकल इशू को, ठीक है ना। इट कुड बी अकाउंटिंग और एट द सेम टाइम ऑडिटिंग, क्योंकि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग तो इम्प्लाइड है। तो जैसे कैश फ्लो फोरकास्ट है, या अश्योरेंस है, या कोई ड्यू डिलिजेंस है, या कोई गोइंग कंसर्न है, या आपका कोई इंटरेस्ट है सामने वाली कंपनी में, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जिसपे वो केस बना दे समटाइम। लेट से एक एक और देख लें, एक केस ये होगा कि लेट से आप हो लेंडर, ठीक है ना, फाइनेंस प्रोवाइडर हो आप, ये कोई एक्सवाइजेड या तो कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, ठीक है ना, ये तो इंडिविजुअल है, ये लेंडर ये कंपनी है, आप इसके मिस्टर हो, ठीक है ना, आपके हाथ में ना, आप अप्रूव करोगे लोन, आप अप्रूव करोगे, आपको इसकी पूरी सूरत हाल पता है इस कंपनी की, कि ये जो लोन होगा ना इट वुड बी अ वेरी रिस्की लोन, जिसको आप कहोगे सब प्राइम लोन। यानी ये सूरत हाल वही थी ना जो 2008 से पहले वाली सूरत हाल थी लेमन ब्रदर्स की, कि हर एक को लोन दिए जा रहे हैं। क्यों? अब देखो मिस्टर ए लोन क्यों देना चाह रहा है, मिस्टर ए इस लेंडर कंपनी, ये जो लैंडिंग कंपनी है, इसका कोई ओनर नहीं है, ही इज द मैनेजर। इसे ये बात पता है कि वंस लोन अप्रूव हुआ तो ही विल गेट अ बोनस, उसको मिलेगा बोनस, सही है ना। यानी मिस्टर ए उस बोनस के लिए काम कर रहे हैं, और एक रिस्की इंडिविजुअल या रिस्की कंपनी को इन्होंने क्या दे दिया, लोन दिलवा दिया। एक बात, मिस्टर ए और ज्यादा शातिर थे, बड़े चालाक थे,
उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने कहा एक और काम किया, एक और गेम खेलते हैं। इन्होंने एक बैंक के साथ नहीं, एक ऑडिट फर्म के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी तरफ क्लाइंट भेजूंगा और तुम मुझे उस पर भी कट देना, सही ना, रेफरल देना, रेफरल। अब पता है क्या हुआ, इस लेंडर कंपनी ने लोन देना है इस इंडिविजुअल को, जो कि वेरी रिस्की, ये बहुत जल्द कोलैप्स कर जाएगा। मिस्टर ए को एक बोनस कहां से मिलेगा, लेंडर कंपनी से। लेकिन मिस्टर ए ने अपनी कंपनी से ये कहा कि भाई दिस गाय लुक्स रिस्की and we'll only approve the loan when he or she will provide us the audited financial statement. और उस कंपनी को इसने ये कहा कि मैं तुम्हें तब लोन अप्रूव करके दूंगी जब तुम इस ऑडिट फर्म से, ये ए रेटिंग की ऑडिट फर्म है, इसी से तुम्हें ऑडिट करवाना है, तुम इससे ऑडिट करवाओ या वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवाओ, कोई कंपाइलेशन करवाओ, कोई ड्यू डिलिजेंस करवाओ, तुम ये इससे सर्विसेज लोगे, मुझे वो ऑडिट रिपोर्ट भेजोगे, तो मैं तुम्हारा लोन अप्रूव करूंगा। अब क्या हुआ, अब मिस्टर ए को दो जगह से कट मिल रहा है, इस ऑडिट फर्म से भी एक कट मिलेगा, इसको पहले से ही तय है कि भाई तुमने रिपोर्ट बना के देनी है, और जैसे ये लोन अप्रूव होगा तो बोनस भी मिल जाएगा। तो इस तरह का भी वो एथिकल इशू बना सकता है, ठीक है ना, या इस तरह बना सकता है। एक बड़ी अच्छी बात यह शायद ये P2 में आया भी है, आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, यू आर द प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर, सही है, एक मिनट सुने, आप कंपनी ए में यू आर डायरेक्टर, कौन से डायरेक्टर हो आप, परचेज, सही है ना, प्रोक्योरमेंट परचेजिंग डायरेक्टर, आप बोर्ड में बैठे हो, फंक्शन पूरा आपके हाथ में, परचेजिंग। आपका जो एक सप्लायर के लिए आप लोगों ने क्या किया, टेंडर, कि भाई बहुत सारे सप्लायर हैं, सप्लायर ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, क्योंकि यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो ए बी सी आया आपके पास। आप वो डायरेक्टर हो जिसके हाथ में पावर्स हैं कि आप ए को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बी को भी कर सकते हो, सी को भी कर सकते हो। बी, पता चला तीनों की क्वालिटी सेम है, या एक बात वो कर सकता है कि क्वालिटी चेंज है, चलो मैं कहता हूँ क्वालिटी सेम है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी है इदारे के लिए वो सी है, सी इज गुड वैल्यू फॉर मनी। लेकिन आप वो डायरेक्टर हो जिसके बी में 20% शेयर है, तो आपने वहां से क्या अप्रूव करवाया, आपने अप्रूव कराया कि भाई बी जो है ना, इसको अप्रूव किया जाए, इसको अप्रूव किया जाए। अगर बी को अप्रूव किया जाएगा तो, और बी को आपने अप्रूव कर दिया, ताकि आपको फायदा ये हुआ कि उस कंपनी में जहां से आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और 20% शेयर आपके पास है तो आपको बेनिफिट होगा। इसी तरह इसके अंदर भी यही गेम हो सकती है कि बीच में इंगेज करवा दिया KPMG को, इंगेज करवा दिया PwC को, और उससे भी रेफरल मनी लिया, टेंडर आपने रखे ए बी और सी के, और इनसे कहा कि भाई ड्यू डिलिजेंस हमारी फर्म करेगी, जब हमारी फर्म ड्यू डिलिजेंस करेगी तो प्रॉफिट फर्म का भी बढ़वाया, अपनी कंपनी का भी फायदा लिया, और साथ साथ 20% जहाँ शेयर है उसका भी फायदा लिया। लेकिन जो सबसे स्मार्ट था उसको इग्नोर कर दिया, जो आपको अच्छी क्वालिटी भी दे रहा था, राइट टाइम पे दे रहा था, और राइट वैल्यू फॉर मनी था, ठीक है। तो इस तरह के वो केसेस वो बना बना के आपको दे सकते हैं, सही। चलें, अब अपना ख्याल रखें, बस अब मैं भी नमाज के लिए जाऊंगा, और फिर आई हैव वन मोर क्लास, अभी ये पूरी रात है ना, वो क्लास चलती रहेगी, हमारा तो दिन क्लास चलती रहेगी रोजे में ही, लेकिन वहां पर फिर आप लोग की रात, और मिडिल ईस्ट साइड पे रात है, वहां भी क्लासेस होंगी। चले, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।